तो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चंस। ओके, हम लोग ने लास्ट क्लास तक और या दो लेक्चर्स जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पढ़े थे उनके अंदर हमने क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करे थे। मोस्टली हम लोग ने थ्योरेटिकली पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म कर लिया था। तो जो क्वेश्चंस वाला पार्ट है उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चंस मोस्टली एचसी वर्मा के, एक्चुअली ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एचसी वर्मा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस एचसीवी के हैं और एचसीवी के क्वेश्चंस हम मैक्सिमम जितने सॉल्व कर सकते हैं उतने सॉल्व करने की अभी कोशिश कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर मेरे पास थोड़ा टाइम बचता है तो मैं एक चीज और बता दूंगा, लिमिटेशन ऑफ वेव थ्योरी। और अगर बाय चांस मेरे पास टाइम नहीं बचता है लिमिटेशन ऑफ वेव थ्योरी बताने के लिए, तो उसको तुम पढ़ लेना। थ्योरेटिकली 3 पॉइंट्स हैं बस, और वो 3 पॉइंट्स ये बताते हैं कि वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाई। पार्टिकल थ्योरी के बेसिस पे कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हो गया, बट वेव थ्योरी के किस एजम्पशंस की वजह से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, तो वो तुम थ्योरेटिकली पढ़ लेना। आज हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर पहला क्वेश्चन जो मेरे सामने लिखा है वो ये है कि फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 350 नैनोमीटर is incidented on cesium surface. Work function is 19 electron volt. I think that it's 1.9 electron volt, तो इसको अपन करेक्ट कर लेते हैं पहले तो। ये 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ है कि वर्क फंक्शन इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं स्टार्ट करता हूं वर्क फंक्शन से कि वर्क फंक्शन हमें पता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब एनर्जी जो लाइट का गिर रहा है वो हम निकाल सकते हैं वेन एवर वेवलेंथ इज गिवन, और उसके लिए तरीका यूज करते हैं हम लोग 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। तो 350 नैनोमीटर इज गोइंग टू बी 3500 एंगस्ट्रॉम। यहां पर तुम्हें दिख गया होगा कि ये एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कैंसिल और ये डबल जीरो इस डबल जीरो से कैंसिल, तो हमारे पास कुछ रिजल्ट आ गया 124 डिवाइडेड बाय 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, और एक चीज मैं यहां पर करूंगा कि एचसीवी में जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं उन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत कैलकुलेशंस होती हैं, तो हम पूरा एंड तक कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, हम मोस्टली फोकस करेंगे किस चीज पे, कि हम लोग बस समझ जाए फिजिक्स पार्ट जो है उसका वो क्लियर कर लें, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए विदाउट गोइंग इनटू द कैलकुलेशन। तो यहां से केई मैक्स मुझे निकालना है, यही निकालना है ना भाई। केई मैक्स, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये लिखा हुआ है फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और इसकी वैल्यू होती है E-5। तो यहां से मुझे क्लियरली समझ में आ गया कि केई मैक्स विल बी इक्वल टू 124 डिवाइडेड बाय 35 माइनस 1.9, और दोनों ही चीजें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो आंसर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो बस इसको हम लोग फाइनल कैलकुलेशन कर लेंगे और हमारा रिजल्ट आ गया। बस इतना सा क्वेश्चन था। आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, और द मीन वाइल जैसे अगर तुम लोग का क्वेश्चन हो जाता है तो ऑब्वियसली जो हम लोग का सीआरक्यू करने का अप्रोच रहता है कि मैं हमेशा एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा तुम्हें इसलिए दिखाता हूँ, इसलिए मैं मोस्टली पता है ये पीपीटी में नहीं बनाता हूँ। जो जनरल मेथड है इसको पढ़ाने का, ये पेन टैबलेट वाला जो मेथड है उसमें लोग पीपीटीज में क्वेश्चन लिखते हैं, बट मुझे वो इसलिए सही नहीं लगता क्योंकि तुम नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं देख सकते उससे। इसमें तुम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देख पा रहे हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या लिखा है। तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो जब तक। ठीक है, चलो तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2.5 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल्स। ओके, अच्छा, तो मतलब वर्क फंक्शन इस बार जूल्स में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की जगह, तो मैं यहीं पर स्पेस बना के इस चीज को लिखता हूं। ठीक है, क्योंकि पता नहीं कब स्पेस की जरूरत पड़ जाए, पूरा यूज करके चलते हैं। तो 2.5 इंटू 10⁻⁹ जूल्स, दिस इज द वर्क फंक्शन गिवन। ठीक है, अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2.5 10⁻⁹ हुआ करता होगा, नहीं तो बहुत ही उल्टा सीधा आंसर आएगा। चलो करके देखते हैं, करेक्ट कर लूंगा मैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जनरली रहता है, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करेंगे। और अगर डिवाइड कर रहा हूं इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहुंच रहा है। तो ऑब्वियसली आई एम प्रिटी श्योर नाउ कि ये नहीं हो सकता ऐसा, ये -19 रहा होगा, जो हमारा फिर से मिसप्रिंट है यहाँ पर। तो 10⁻⁻19। ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ है फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं ना, के ई मैक्स इक्वल टू E-5, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिनोट करती है कि मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिनोट करती है कि करस्पॉन्डिंगली मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाए। और हमें पता है कि वो जो मिनिमम वैल्यू है वो फाई के बराबर है, ई मस्ट बी इक्वल टू फाई मिनिमम। मिनिमम ई की वैल्यू फाई होती है जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो सकता है। तो यहां पर हम लोग जब भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो वो हमेशा ऐसे ही निकालते हैं कि ई इक्वल टू फाई कर देते हैं, यानी कि एच एफ इक्वल टू फाई कर देते हैं। और एफ यहां पर डिनोट करता है
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल सी चीज है, जब भी तुम्हें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड चीजें हो, तुम ये फॉर्मूला टाइप की चीज है जो यूज कर सकते हो। अब फ्रीक्वेंसी निकालना है तो एफ नॉट विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय एच, वैल्यूज डालूं 2.5 इंटू 10 to the power - 19 डिवाइड बाय एच। एच कितना होता है? एच इज 20/3 इंटू 10 to the power - 34। अच्छा मैंने क्या किया, 6.63 को 6.67 ले लिया नियरली, तो वो 20/3 के बराबर हो गया। 6.63 को नियरली 6.67 ले लिया, तो वो 20/3 के बराबर हो गया। इससे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर 2.5 और ये 20 अब कैंसिल होके 8 भी दे देंगे मुझे, और एफ नॉट की वैल्यू आ गई 3/8। तो 3/8 इंटू 10 to the power कितना आया, 34 - 19 इज गोइंग टू बी 15, जिसको हम 30/8 इंटू 10 to the power 14 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख रहा हूं ऐसा? क्योंकि 15/4 सिंपल होता है, 15/4 इज 3.75 इंटू 10 to the power 14। तो ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो पाएगा ना। दिया हुआ है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद, इफ द मेटल इज एक्सपोज टू अ लाइट बीम ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 to the power 14, यानी कि इस बार जो नई फ्रीक्वेंसी है वो 6 इंटू 10 to the power 14 है। अगर इस फ्रीक्वेंसी से तुम ई निकालोगे तो एच से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, एच इंटू एफ। तो एच क्या होता है अभी बताया, 20/3 इंटू 10 to the power - 34 इंटू 6 इंटू 10 to the power 14। तो यहां से ई कितना आया, देखो ये 3 और ये 6 कैंसिल होके 2 देंगे, 2 इंटू 20 इज 40, तो ये आ गया 40 इंटू 10 to the power - 20, जिसको तुम 4 इंटू 10 to the power - 19 भी लिख सकते हो इन जूल्स, क्योंकि मैंने सारी चीजें एसआई यूनिट में डाली है। जब हम एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 to the power - 34 डालते हैं तो वो एसआई यूनिट में होता है, और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में डाली है, दैट इज अगेन इन एसआई यूनिट्स। तो हमारा आंसर आ रहा है 4 इंटू 10 to the power - 19 जूल्स, ई की वैल्यू। अब ई पता है, निकालना क्या है, निकालना क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए पहले के ई मैक्स निकालना पड़ेगा। के ई मैक्स विल बी इक्वल टू E - 5। अब ई है 4 इंटू 10 to the power - 19, फाइव है 2.5 इंटू 10 to the power - 19, माइनस करोगे तो आएगा 1.5 इंटू 10 to the power - 19 जूल्स। ठीक है, अच्छा अगर तुम्हें इससे स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो के ई मैक्स की जगह ईवीएस लिख दो। ईवीएस इज कमिंग टू बी इक्वल टू 1.5 इंटू 10 to the power - 19। ई की वैल्यू डालो और वीएस निकालो, तो आएगा 1.5 अपॉन 1.6, क्योंकि वो होता है 1.6 इंटू 10 to the power - 19। तो 10 to the power - 19 कैंसिल हो गया, बचा 1.5 बाय 1.6 नियरली इक्वल टू 0.95। मुझे ऐसा लग रहा है ये 0.95 के बराबर आएगा, एंड द आंसर इज गोइंग टू बी इन वोल्ट्स। सो 0.95 वोल्ट्स हमारा आंसर आ गया। समझ में आया कैसे किया सॉल्व? ठीक है, जितना टाइम मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लिया उतने टाइम में आई होप तुम लोग अगले क्वेश्चन पे पहुंच गए होगे और उसको ट्राई करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। नोट करने की जो बात है वो बाद में तुम करते रहना, रिप्ले करके, पहले अभी अटेम्प्ट करो, क्योंकि एक बार अगर सोल्यूशन देख लोगे तो उसके बाद फिर अटेम्प्ट करने में वो बात नहीं बचती है, फिर तुम्हें समझ में आ ही जाता है कि कैसे करना है, फिर कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है। तो खुद से अटेम्प्ट करते रहो। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, नोट बाद में कर लेना, नोट सोल्यूशन देख देख कर लेना, पॉज कर करके कहीं भी। ठीक है, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का थोड़ा फायदा ही उठाएं कि नोट करना उसी टाइम जरूरी नहीं है, अपन बाद में नोट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, थोड़ा सा देखते हैं ऊपर करके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने दिख रहा है वो ये है कि द वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक मटीरियल इज 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, द वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक मटीरियल इज 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें वर्क फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर लें, 40 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या पूछा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अच्छा मैंने बोला अभी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जब भी चाहिए हो ई इक्वल टू 5 कर देना। अब ई को क्या लिखेंगे, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 5, एंड 5 इज 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या किया ये किया ई इज इक्वल टू 5 फॉर थ्रेशोल्ड। अब वो थ्रेशोल्ड कुछ भी हो, वो फ्रीक्वेंसी हो या वेवलेंथ हो। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए हम लोग ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, आजा ई की वैल्यू होती है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय लैम्डा। यहाँ पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल रहे हैं तो वो लैम्डा नॉट कहला रही है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ हाँ हो रहा है, देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल। ये देखो ये एक जीरो और ये एक जीरो कैंसिल। अब 1240 को सिर्फ 4 से डिवाइड करना है और लैम्डा नॉट निकल के आ गया, तो मुझे दिख रहा है 310 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर। ये आ गया तुम्हारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ।
ठीक है। अब आगे क्या पूछा गया है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 25 वोल्ट। अच्छा, तुम चाहते हो अब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल 25 वोल्ट हो जाए। सबसे पहली चीज सीधा यहां से दिखेगा कि के मैक्स यानी कि 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए। अच्छा, फाई की वैल्यू 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, के मैक्स की वैल्यू 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर मैं यहां पर ये लगाऊं के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस फाइव, तो क्या होगा? तो यहां पर आ जाएगा तुम्हारा ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू तो निकालना है। के ई मैक्स 25 है और 5 उसमें ऐड हो जाएगा तो ई मिल जाएगा, तो ई इज कमिंग टू बी इक्वल टू, ऐड करो दोनों को, आंसर आया 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन आ गया 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकालना क्या है तुम्हें? इस फोटोन की वेवलेंथ निकालना है, तो बहुत आसान है ना। हम लिखेंगे 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय लैम्डा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कट गया, बचा लैम्डा इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय 65 एंगस्ट्रॉम। अब इसको मैं फर्दर कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, इसको तुम कैलकुलेट करोगे, तुम्हारा वेवलेंथ आ गया। समझ में आया क्या किया? ठीक है। तो कोई भी अगर दिक्कत है तो बताते जाओ, बाकी अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मैं एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूं, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो सर वंस मोर की जगह रिवाइंड कर लो, है ना। तो सिंपल सी चीज है। चल, तो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर फॉल्स ऑन अ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करना है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। अच्छा, लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है, यानी कि एनर्जी निकाली जा सकती है सीधा सीधा कैसे? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, तो 4000 एंगस्ट्रॉम। क्या करा? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय लैम्डा करते हैं तो क्या पता लगता है? एनर्जी ऑफ फोटोन। तो बस वही कर रहा हूँ, ये डबल जीरो इस डबल जीरो से कैंसिल, ये एंगस्ट्रॉम इस एंगस्ट्रॉम से कैंसिल, 12.4 अपॉन 4 करेंगे तो आंसर आया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन है। फॉल्स ऑन अ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन, ये अगेन मेरे हिसाब से 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा होगा, थोड़े बहुत मिसप्रिंट्स हैं इसमें। ठीक है, तो फाई इक्वल टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी ऑफ फोटोन पता है, फाई की वैल्यू पता है, हम यहां से निकाल सकते हैं के मैक्स। के ई मैक्स आ रहा है ई माइनस फाइव, यानी कि 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट हमें ये नहीं निकालना, हमें निकालना है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता है तो मैक्सिमम मोमेंटम निकालना है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं लिखूंगा P इज इक्वल टू √2m k, और मैं इसके बाद क्या करूंगा? सिर्फ एक बार वैल्यूज लिख के बता दूंगा तुम्हें, उसके बाद सॉल्व बिल्कुल नहीं करूंगा। सॉल्व तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि तुम देखो कैलकुलेशन क्या बन रही है। मास नहीं, मास थोड़ी होता है भाई, ये तो चार्ज होता है, ये तो चार्ज होता है, मास थोड़ी होता है। मास क्या होता है फिर? मास होता है 9.1 10⁻³ kg, तो ऐसा यूनिट में डाला है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऐसा यूनिट में डालना है तो लिखेंगे 0.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सारी चीजें ऐसा यूनिट में डाली हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा, वो भी मैक्सिमम वाला, क्योंकि हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहां यूज करी है। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये वाला भी, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है। बट जैसा मैंने बताया कि भाई एचसीवी में तो ऐसा होता है कई बार कि कैलकुलेशन काफी टफ रहता है, तो कैलकुलेशन को हम नहीं करने वाले हैं, हम ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है कि व्हेन अ मेटल प्लेट इज एक्सपोज टू अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। अच्छा, फिर से 400 नैनोमीटर, मतलब क्यों बोल रहा हूँ फिर से? क्योंकि पिछली बार भी 400 नैनोमीटर ही था। ये देखो वेवलेंथ, देखो लाइट का, ये देखो कहाँ गया, ये देखो, ये देखो, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट 400 नैनोमीटर था। इस बार भी ये 400 नैनोमीटर है, इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एनर्जी की वैल्यू सेम आएगी। तो पहले 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था, फिर से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। सीधा लिख रहा हूं मैं यहीं पर, मैं लिख रहा हूं कि एनर्जी जो यूज हो रही है वो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फोटोन की, बेस्ड ऑन 400 नैनोमीटर। ये कैलकुलेशन फिर से नहीं कर रहा। A negative potential of 11 वोल्ट is needed to stop the photo current। मतलब इस बार क्या दे दिया? अब दे दिया उसने Vs is 11 वोल्ट। ठीक है, अच्छा Vs पता है तो ऑब्वियसली के मैक्स पता है, के मैक्स विल बी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सीधा ई से मल्टीप्लाई करना होता है और कुछ नहीं, ठीक है। के ई मैक्स पता है, ई पता है। क्या पूछा है? फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अच्छा, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? फाई से। फाई कैसे निकालेंगे भाई? के ई मैक्स पता लग गया, ई पता लग गया, तो फाई तो निकल ही गया। तो अपन का सीधा सीधा आंसर दिख रहा है मुझे यहाँ पर आता हुआ, ये सीधा सीधा आंसर मुझे आता हुआ नजर आ रहा है कि के ई मैक्स को यूज करके मैं ई और यू को यूज करके लिख रहा हूं कि के ई मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस फाइव, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस फाइव। फाइव इक्वल टू आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे आ गया? क्योंकि ये रहा होगा 1.1। फिर से ये डेसिमल्स की मिस्टेक है, बट अपन करेक्ट करते चल रहे हैं, ऐसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा होगा, तो अगर ये 1.1 वोल्ट है तो ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि कई मैक्स 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो फाई की वैल्यू आ गई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक बार फाई पता लग गया तो तुम्हें पता लग गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम एच सी बाय लैम्डा। तो एच सी की वैल्यू तो न्यूमरेटर में लिख दी मैंने, डिवाइड बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू फाइव, एंड फाइव इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट गया, लैम्डा नॉट आ गया 12400 डिवाइड बाय 2 इज 6200 स्ट्रॉन्ग। तो दिस इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। समझ में आई बात? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने लिखा हुआ है वो ये है कि in an experiment on photoelectric effect, the stopping potential is measured for monochromatic light beams corresponding to different wavelengths. The data collected are as follows. अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल उनको दिख गया, ठीक है। इसमें भी कुछ डेसिमल की दिक्कत है ऑब्वियसली, डेसिमल मेरे हिसाब से सबसे स्टार्ट में रहेगा इसमें, ठीक है। प्लॉट द stopping potential against inverse of wavelength on a graph paper and find the Planck's constant। ठीक, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, बट हम लोग समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोला जा रहा है। क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, मैंने इतनी जगह बचाई पिछले क्वेश्चन में, यूज ही नहीं हो पा रही, बचा रहा हूँ यूज हो जाए, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो 350 नैनोमीटर के हिसाब से अपन को वेवलेंथ के हिसाब से पता है, तो अपन इसको प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, अपन को कुछ नहीं है, वेवलेंथ की वैल्यूज मार्क कर करके आंसर निकालना है। पर ये क्यों चाह रहा है, ये 1/λ से क्यों, क्या कहते हैं, ग्राफ बनवाना चाह रहा है, तो उसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ तुम्हें। उसके पीछे रीजन बताता हूँ कि क्यों 1/λ का ग्राफ बनाना चाह रहा है। देखो, अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाता हूं तो वो ऐसा बनता है, याद है, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इस टाइप का, राइट, ऐसा बनता है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। नाउ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी की जगह तुम सिर्फ 1/λ लिख दोगे तो ग्राफ में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, मतलब ग्राफ का शेप तो सेम ही रहने वाला है। क्योंकि तुमने क्या किया है, तुमने सिर्फ एक कांस्टेंट चेंज कर दिया है, तुमने सिर्फ एक कांस्टेंट चेंज कर दिया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि क्यों चाह रहा है ये ऐसा। क्योंकि के ई मैक्स जो होता है ना, वो होता है E-5। अगर मैं के ई मैक्स को ईवीएस लिखूं, लेकिन इस बार इसको एच एफ लिखने की जगह एच सी बाय लैम्डा लिखूं और फिर -5 लिखूं, तो मुझे यहां पर दिख रहा है वी एस इज कमिंग टू बी इक्वल टू एच सी बाय ई इंटू 1/λ -5/e, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम vs को प्लॉट करोगे y एक्सिस पे और 1/λ को प्लॉट करोगे x एक्सिस पे, तो ये तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन गया ना, वेयर स्लोप इज एच सी बाई ई एंड y इंटरसेप्ट इज -5/e। तो स्लोप से तुम h निकाल सकते हो, क्योंकि यहां से अगर तुमने एक बार यहां पर ये ग्राफ तो प्लॉट किया ग्राफ पेपर पे, तो इसका स्लोप निकालोगे, और जैसे ही एक बार स्लोप पता लगा तो स्लोप को तुम एच सी बाई ई के बराबर करना और h की वैल्यू निकाल लेना, जो भी उसने डेटा दिया हुआ है उसके बेसिस पे, ठीक है। क्योंकि सी और ई की एग्जैक्ट वैल्यू लेके चलना पड़ेगा फिर अपन को, ठीक है। चलो, तो वर्क फंक्शन ऑफ द एमिटर एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर तुमने वो करा है, क्या कहते हैं, प्लॉट किया है, तो प्लॉट करने में तुम्हें वर्क फंक्शन कैसे पता लगेगा, जब तुम उसका एक्स वाई एक्सिस पे देखोगे कहाँ कट कर रहा है। तो ये देखो ना, ये देखो मैंने बताया अभी कि वाई एक्सिस पे ये -5/e पे कट करता है, तो तुम्हें वाई एक्सिस पे जहां कट कर रहा होगा उससे तुम्हें 5/e पता लगा, मतलब 5 पता लगा। तीसरी चीज पूछिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो वो क्यों पूछिए, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये 1/λ0 रहेगा पक्के से। क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्स जीरो, और के ई मैक्स तब जीरो होता है जब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे होते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा ये पक्के से कौन सा होगा, ये होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से रिलेटेड वाला पॉइंट,
सिमिलरली जैसे ऊपर वाले ग्राफ में ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट डिनोट करता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या करा? ठीक है, तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, कर भी दिया, कर सकते थे क्या? ठीक है, चलो, तो ग्राफ पेपर नहीं है हमारे पास, तो ग्राफ पेपर होता तो हम ये पूरा कंप्लीट कर पाते, अभी नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The electric field associated with monochromatic beam becomes 1.2 in 10 to the power 15 times per second. बिकम जीरो इतने बार। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद मोनोक्रोमैटिक बीम। अच्छा, तुम्हें ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ चुके हो, तुम्हें पता होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वही है जैसे ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल मूव करते हैं ना ऊपर नीचे, वैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता घटता है। ठीक है, तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड से पॉजिटिव वैल्यू तक जाता है, जीरो आता है, नेगेटिव वैल्यू तक जाता है, ऐसा होता है। जैसे पार्टिकल होता है ना, मैक्सिमम तक जाता है, जीरो पे आता है, मिनिमम तक जाता है। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड में कितनी बार जीरो अचीव होता है? दो बार। एक टाइम पीरियड में कितनी बार जीरो अचीव होता है? दो बार जीरो अचीव होता है ना, किसी भी पार्टिकल के ऑसिलेशन में और एसएचएम में एक टाइम पीरियड में दो बार मीन पोजीशन अचीव होती है। अगर एक टाइम पीरियड में दो बार इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है तो उसने ये बता दिया है, एक टाइम पीरियड में नहीं, एक सेकंड में इतनी बार जीरो हो रही है। जितनी बार जीरो हो रही होगी उससे आधा हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल्स हुई होंगी, क्योंकि हर एक साइकिल में, साइकिल मतलब एक कंप्लीट जो अपन का जीरो से टू पाई तक का होता है, एक कंप्लीट जीरो से टू पाई की साइकिल में जीरो कितनी बार अचीव होता है? एक कंप्लीट साइकिल में दो बार अचीव होता है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि दो बार हो रहा है एक सेकंड में, तो यानी कि साइकिल एक ही कंप्लीट हो रही होगी ना एक सेकंड में। अगर मैं बोलूं चार बार हो रहा है एक सेकंड में, यानी कि दो साइकिल कंप्लीट हो रही होंगी। तो अगर मैं बोलूं 1.2 इंटू 10 टू द पावर 15 टाइम्स हो रहा है एक सेकंड में, यानी कि साइकिल इसकी आधी नंबर की कंप्लीट हो रही होंगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इसका आधा है। यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट तुम्हें दिया हुआ है यहां पर 1.2 का आधा 0.6, तो 0.6 इंटू 10 टू दावर 15, जिसको हम 6 इंटू 10 टू दावर 14 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी गिवन, ये जो यहां पर दिया हुआ है उसके बेसिस पे निकालना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दिस लाइट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा होगा वो। पक्के से इस बार भी हमारा कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पर, शायद ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा होगा। चेक कर लेते हैं अपन लोग इससे एच एफ की वैल्यू निकालने के बाद। ठीक है, तो एनर्जी निकालते हैं एच एफ से। एच की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई ना, 20/3 इंटू 10 टू द पावर -34। एफ से मल्टीप्लाई करा 6 इंटू 10 टू द पावर 14। क्या रिजल्ट आएगा भाई? ये 3 और ये 6 कैंसिल होकर 2 बचा। ये आंसर आ गया 40 इंटू 10 टू द पावर 20। 40 इंटू 10 टू द पावर 20 यानी कि 4 इंटू 10 टू द पावर -19। 40 इंटू 10 टू द पावर -20 यानी कि 4 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, अच्छा इसको, ये जूल्स में है तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा रफ में कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आंसर सीधा लिख देंगे यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें इस वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से। 1.6 इंटू 2.5 सीधा सीधा 4 होता है, करके देख लो। तो ये और 10 टू द पावर -19 कैंसिल हो गया, तो कितना आया? ये 2.5 आया। यानी कि दिस इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसीलिए मैंने बोला था कि ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा होगा। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां से अपन का आया फाई इज गिवन टू बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, के मैक्स विल बी 2.5 -2 एंड दैट इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रहा आंसर। ठीक है, अरे कुछ भी दिक्कत हो तो बोलो, बोलो जरूर लेकिन। ठीक है, नीचे लिखो, नीचे लिखो। सर बोलेंगे तो आप सुनोगे नहीं, मैं सुनूंगा, नीचे लिखो ना, नीचे लिख दो उसके। ठीक है, चलो, तो आई होप तुम्हें पूरी तरीके से समझ में आ गया हो जो भी मैंने यहाँ पर बताया तुम लोग को। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अ, थोड़ा सा जगह मैंने बहुत ज्यादा बचा ली है, यूज करने का मन कर रहा है उस जगह को, क्या कर सकते हैं, चलो छोड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा नेक्स्ट उसके बाद वाला क्वेश्चन भी दिखाई दूंगा तुम लोग को ताकि तुम अगला भी ट्राई कर सको अगर तुम चाहो तो। ठीक है, चलो मेरा थोड़ा बहुत सर बीच में आ रहा है, मैं ऐसा ऐसा होता रहूंगा। ठीक है, ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विथ लाइट वेव इज गिवन बाय E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 1.57 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर एक्स माइनस सी टी। ठीक, फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल व्हेन दिस लाइट इज यूज। अच्छा, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो ये जो देते हैं जैसे ऐसे लिख देते हैं कुछ भी वेव इक्वेशन, तो इससे क्या क्या निकाला जा सकता है? सबसे पहली चीज याद रखना कि x का कोफिशिएंट बताता है k। तो k यहां पर लिखा गया है 1.57 इंटू 10 टू द पावर 7।
और टी का कोफिशिएंट बताता है ओमेगा। तो ओमेगा यहां पर लिखा गया है 1.57 इंटू 10⁻⁷ इंटू सी, और सी इज 3 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा अगर तुम्हें पता होता है ना, तुम इससे निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई होता है फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग लिखते हैं, ये बना हमारा 1.57 इंटू 3 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 2 पाई। पाई कितना होता है? पाई होता है 3.14, और 3.14 पता है क्या होता है? 1.57 का डबल। ऐसा क्यों लिखा? ये हमारा पाई है, ये कुछ नहीं है, ये पाई है। पर ऐसा क्यों लिखा? ताकि हम 1.57 को ऑब्वियसली कैंसिल कर पाए। तो ये बना 3/4 इंटू 10⁻⁵, एंड दैट इज 7.5 इंटू 10⁻⁴। ये आ गया फ्रीक्वेंसी। तो जब भी तुम्हें इस टाइप का कुछ भी इक्वेशन लिखा हुआ होगा, तो तुम इससे फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव निकाल सकते हो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो है वो हमें पता लग गया यहां से। अब आगे क्या लिखा हुआ है? स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, और वर्क फंक्शन कितना लिखा हुआ है? ये कितना है वर्क फंक्शन? दिख रहा है तुम्हें कितना है ये कितना है वर्क फंक्शन? दिस इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऑब्वियसली। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज h इंटू एफ, यानी कि 20/3 इंटू 10⁻⁻34। एफ इज 7.5 इंटू 10⁻⁴। आंसर जूल्स में आएगा यहां से। ये कैंसिल होके बना 2.5। 2.5 इंटू 20। 2.5 इंटू 2 होता है 5। तो ये बना 50, यानी कि ये बना 5 इंटू 10⁻⁻90। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का मन है, तो डिवाइड कर दो इसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो आंसर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 5/50/16, यानी कि 25/8। चलो इसको अभी 25/8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख के छोड़ देते हैं, इससे ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं हम। अब तुम्हें दिया क्या हुआ है? वर्क फंक्शन दिया हुआ है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑब्वियसली तुम समझ ही गए होगे कि अगर तुम्हें के ई मैक्स निकालना है तो ई माइनस फाइव करेंगे, तो 25/8 माइनस 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दे देगा। और अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो इलेक्ट्रॉन काट देंगे इसका, वही आंसर, लेकिन आंसर विल बी इन वोल्ट्स। तो दिस विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आया? नहीं आया तो बताओ। आ गया ना? वेरी गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है ना, थोड़ी सी मेहनत मांग रहा है, तो मैं अब थोड़ा सा अकल लगा रहा हूँ। देखो मैं अकल लगाऊं, इसको मैं फेंकूं ऊपर। ठीक है, इसको थोड़ा सा लेना है। ठीक है, डिलीट नहीं कर रहा है कुछ भी। तो यहाँ मैंने खींची लाइन। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, इसके अगला वाला अपन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जगह लेगा ये। ठीक है, तो अब देखो लिखा क्या है, पहले तो मैं तुम्हें लिख के ही बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी कितनी है। E इज इक्वल टू, लिखा हुआ है ना, देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट एसोसिएटेड विद अ लाइट वेव इज, कुछ लिखा हुआ है। E इज इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर साइन। वोल्ट पर मीटर है तो नहीं लिख रहा, क्यों? क्योंकि ऐसा यूनिट लिखने का मेरा बिल्कुल मन नहीं होता है, मैं इसलिए नहीं लिख रहा। ठीक है, तो साइन कहाँ गया? हाँ, 3 इंटू 10⁻⁵ पर सेकेंड टी। ठीक है, तो ये 3 इंटू 10⁻⁵ टी। फिर से ऐसा यूनिट नहीं लिख रहा। साइन 6 इंटू 10⁻⁵ पर सेकेंड टी। 6 इंटू 10⁻⁵ टी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ लाइट वेव, ये लाइट वेव तुम्हें इस बार दी हुई है। फ्रीक्वेंसी क्या है? क्या फ्रीक्वेंसी है इन दोनों में से? टी के साथ दो चीजें जुड़ी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी कौन सी है इन दोनों में से? निकालना पड़ेगी, बता रहा हूँ क्यों निकालना पड़ेगी, बता रहा हूँ क्यों। तो अपन पहले आगे का क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताऊं, जब भी तुम्हें ऐसी लिख के दे देगा वैल्यूज, तो तुम्हें क्या करना होगा? सबसे पहले तुम्हें लगाना होगा एक फॉर्मूला। कौन सा? साइन सी इंटू साइन डी का। मुझे भी याद नहीं है, मैं तो क्या करता हूँ, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है मुझे। क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी का होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इन दोनों को अगर अपन सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी कर दें, तो 2 साइन ए साइन बी बचेगा, तो उसको अपन डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर बचेगा अपन के पास कॉस ए माइनस बी, यानी कि इन दोनों को माइनस करें अपन। ये ए और बी है, ए है 3 इंटू 10⁻⁵ टी, बी है 6 इंटू 10⁻⁵ टी। माइनस करो, माइनस करोगे तो आएगा -3 इंटू 10⁻⁵ टी। इसमें से माइनस करा कॉस ए प्लस बी, तो बचा अपन का 9 इंटू 10⁻⁵ टी डिवाइडेड बाय 2।
ये तुम्हें दे देगा पक्के से सेम वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई है। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, कॉस के अंदर नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब होता है पता है? 50 कैसे हो गया? 50 तो तुम हम समझ गए होगे 100/2 से। कॉस के अंदर नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है अपने आप ही, तो ये बन गया कॉस, एक मिनट में थोड़ा सा मैं चीजें मिटाऊं। ये बन गया अपन का कॉस 3 × 10⁻15t -50 कॉस 9 × 10⁻15t। अच्छा, अब मैंने ये ऐसा क्यों लिखा है, अब समझो। ऐसे लिखने का मतलब ये हो गया कि यहां पर एक्चुअली एक नहीं दो लाइट वेव थी, जो कि एक दूसरे से मिलके कुछ नया वेव तुम्हें शो कर रही थी। कुछ नया वेव शो कर रही थी, कोई नई इक्वेशन शो कर रही थी, लेकिन एक्चुअली थी कितनी लाइट वेव? दो। 50 कॉस 3 × 10⁻15t और दूसरा था 50 कॉस 9 × 10⁻15t। ये दोनों साथ में मिल रही हैं और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इसका मतलब आउट ऑफ फेज होंगी। सब्ट्रैक्ट हो रही है अगर, तो इसका मतलब आउट ऑफ फेज होंगी। जिस भी पॉइंट पे ये मिल रही है उस पॉइंट पे x = 0 डाल दिया गया है। तुम गौर से देखो, जब हम वेव इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें एक एक्स का टर्म भी होता है, लेकिन x = 0 रहा होगा वो पॉइंट। तो x = 0 डाला और माइनस हो रही है, यानी कि वो आउट ऑफ फेज रही होंगी। लेकिन कितनी फ्रीक्वेंसीज मिल रही है यहाँ पर, कितनी वेव्स हैं? दो। और उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है? तो मैं यहां पर लिखता हूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी है f1 3 × 10⁻15 और इसकी फ्रीक्वेंसी है f2 9 × 10⁻15। अब इसका मतलब क्या हुआ? तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा रहे हो दो लाइट साथ में डाल के, एक ये फ्रीक्वेंसी भी है और एक ये फ्रीक्वेंसी भी है। अच्छा, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के करस्पॉन्डिंग किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? किस फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो अब अगर तुमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया है तो तुम्हें इस चीज में सोचना पड़ेगा कि कम फ्रीक्वेंसी वाले से मतलब है कि ज्यादा से। ठीक है, देख क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। इफ दिस लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना लिखा है दिख रहा है तुम्हें? मुझे 2 दिख गया है। having work function 2 electron volt, what will be the maximum kinetic energy of photoelectron? अब देखो, maximum kinetic energy of photoelectron बोला है, तो तुम दोनों फ्रीक्वेंसीज यूज कर करके एक एक बार निकाल सकते हो, लेकिन किसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी? जब ई की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अगर तुम्हें इस पूरी लाइट से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है, यानी कि तुम्हें सिर्फ बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने का मन है। ठीक है, तो अब मैं बड़ी वाली लाइट के बेसिस पे पहले तो निकाल रहा हूं एनर्जी h × f। 20/3 10⁻−34। बड़ी फ्रीक्वेंसी इज 9 × 10⁻15। आई होप मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करी हो बस। ठीक है, 3 और 9 कैंसिल होके 3 बना, 3 × 20 60, 60 × 10⁻−19 आ गया। अच्छा, इस बार ये 20 ही रहा होगा। माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। ठीक है, इस बार ये इतना ही रहा होगा। तो 60 × 10⁻−19 आ गया। क्यों? क्योंकि अब तुम इसको लिखोगे 60/1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 1.6, 60/1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? तो ये अपन का आ गया एनर्जी ऑफ फोटोन। वर्क फंक्शन दिया हुआ है 20। तो मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तुम लिखोगे कि मैक्स इज E-5, यानी कि 60/1.6 -5 इज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। 20 अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो 3/1.6 -1 कितना हो जाएगा? 1.4/1.6 एंड दैट इज 7/8। सो दिस इज 10/4, यानी कि 10/4 कितना होता है ना? 10/4 आएगा। ठीक है, 10/4 इज 5/2, यानी कि 2.5। 2.5 इंटू 7 क्या होता है? 2.5 इंटू 7 इज 17.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं था, लेकिन आ रहा था तो कर दिया। ठीक है, तो 17.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। देख लो अच्छे से, देख लो, देख लो, कोई भी दिक्कत नहीं रहना चाहिए, दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। A monochromatic light source of intensity 5 milliwatt, a monochromatic light source of intensity 5 milliwatt emits 8 into 10 to the power 15 photons। ठीक है, ठीक है, लिखते जाते हैं अपन, बहुत सारी चीजें हैं, है ना? तो अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी 5 मिलीवॉट, इंटेंसिटी 5 मिलीवॉट, ये 5 मिलीवॉट पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, या तो ये पावर होनी चाहिए। क्योंकि मिलीवॉट में क्या होता है, वॉट्स में क्या होता है, पावर होती है। या तो इंटेंसिटी होती है, तो मिलीवॉट पर मीटर स्क्वायर में होती है। क्या बोलना चाह रहे हैं भाई?
पावर होगी वो, ठीक है। तो पावर इज गिवन टू बी 5 × 10⁻³ और नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज 8 × 10⁻15। अच्छा, इन दोनों से हम निकाल सकते हैं एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, और वो होगा P/n। तो ये बन गया 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 8 × 10⁻15। अब वो क्योंकि वॉट्स में डाला है तो जूल्स में आंसर आएगा। अगर तुम कन्वर्ट करना चाहते हो तो तुम्हें कन्वर्ट करने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। 5/8 अपने आप में ही नीचे 1.6 आ गया। ये तो बुरी बात है, नीचे अगर 1.6 या ऊपर दे देता तो उसका क्या जाता, पर कोई बात नहीं, चलो अब काम चला लेंगे अपन। -18, तो दिस इज इन जूल्स। तो इंटू कर दो 1/1.6 × 10⁻19, तो अब आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। ठीक है, तो अब यहाँ से वैल्यू निकालें तो E इज इक्वल टू 1/1.6 स्क्वायर, तो मुझे याद है तो लिख देते हैं, कैलकुलेट मत करना ज्यादा। और 10⁻9, ये ऊपर बन जाएगा 10, तो 10/2.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई E की वैल्यू। अब फाई कितना दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं बिल्कुल नहीं दिया फाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के मैक्स दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना ये, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है 2 वोल्ट। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो ऑब्वियसली के मैक्स इज गोइंग टू बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से लिख देते हैं अच्छे से, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, के मैक्स पता है, ई पता है, निकालना है वर्क फंक्शन, समझ ही गए होगे। वर्क फंक्शन इज गोइंग टू बी इक्वल टू ई माइनस के मैक्स। वैल्यूज डाल दो, 10/2.56 -2, और जो भी आंसर है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो ये अपन का आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो लिखो लिखो लिखो, खत लिख के भेज दो मुझे। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन तुम लोग अटेम्प्ट करो जरा। Photographic film is coated with silver bromide layer. When light falls on this film, silver bromide molecules dissociate and the film records the light there. A minimum of 0.6 electron volt is needed to dissociate a silver bromide molecule. Find the maximum wavelength of light that can be recorded by the film. तो ये क्वेश्चन तो फालतू है बहुत। ये क्वेश्चन तो सिंपल ये पूछ रहा है कि भाई उसको ब्रेक करने के लिए 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम चाहिए, और रिकॉर्डिंग तभी होती है जब डिसोशिएट होता है। तो ऑब्वियसली ब्रेक करने के लिए 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो रिकॉर्डिंग तभी होगी जब 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा मिनिमम। तो 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मिनिमम है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर निकाल के बताना है वेवलेंथ। तो इससे आसान क्वेश्चन कैसे लाएं, कहाँ से लाएं? तो 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालना है। खत्म। इलेक्ट्रॉन वोल्ट गायब। यहां से आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 12400 की जगह 000 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 0.6 था तो 6 लिख दिया मैंने, और आंसर विल बी एंगस्ट्रॉम। तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, चलो कुछ करना ही नहीं था इसमें क्वेश्चन में, तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। In an experiment on photoelectric effect, light of wavelength 400 nanometer is incidented on a cesium plate at the rate of 5 watt। ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब लैम्डा दिया हुआ है 400 नैनोमीटर, लैम्डा दिया हुआ है 400 नैनोमीटर, मतलब एनर्जी दी हुई है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी। is incidented on a cesium plate at the rate of 5 watt, मतलब power incidented is 5 watt और energy of photon is 3.1 electron volt। ठीक है, the potential of the collector plate is made sufficiently positive with respect to the emitter so that current reaches its saturation value, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं सब पहुंच रहे हैं। ठीक है, assuming that on an average 1 out of every 10⁻⁶ photons is able to eject a photoelectron, फाइंड फोटो करंट इन द सर्किट। ठीक है, यानी कि तुम्हें सबसे पहले तो निकालना है कि कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं। कैसे निकाल सकते हो, देखो तुम्हें पता है कितनी एनर्जी है फोटोन की और कितना पावर इंसिडेंट हो रहा है, इन दोनों को यूज करके तुम निकाल सकते हो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। 5 वॉट डिवाइडेड बाय 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कन्वर्ट करो इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख के। अब ऊपर वॉट है और नीचे जूल है, और तो ये अपने आप ही आंसर जो आएगा वो आ जाएगा पर सेकंड में। तो इतने फोटॉन्स पर सेकंड अपन का आ गया।
ठीक है, कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं इसको फर्दर, लेकिन बस थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, 5/3.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 फोटॉन्स पर सेकेंड गिर रहे हैं। अच्छा, अब दिया हुआ है कि हर 10⁻6 फोटॉन्स में से एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल पाता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोल दूंगा 5/3.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 तो फोटॉन्स है, 10⁻13 पर सेकेंड इतने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे होंगे पर सेकेंड, क्योंकि 10⁻6 फोटॉन्स एक कर पाते हैं, तो 10⁻19 10⁻13 कर पाएंगे, 10⁻13 हो गया, बाकी नंबर वैसा का वैसा मल्टीप्लाइड। इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड एमिट हो रहे हैं, और अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स पता है कितने एमिट हो रहे हैं और वो सारे के सारे कलेक्टर प्लेट पे पहुंच रहे हैं, वो सारे के सारे कलेक्टर प्लेट में पहुंच रहे हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके कितना करंट बनाएंगे, तो हम बोल सकते हैं इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके पता है करंट करंट कितना बनाएंगे, हम बोल सकते हैं करंट करंट इज नथिंग बट चार्ज पर सेकेंड। ठीक है, तो करंट सीधा सीधा लिख सकता हूं मैं, करंट, और या इसको लिख सकता हूं इज इक्वल टू चार्ज पर सेकेंड। अब क्योंकि तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पता है, तो चार्ज पर सेकेंड भी निकल जाएगा। कैसे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दो पहले तो पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड लिख दो पहले तो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड है इतना, इंटू 10⁻13। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये हो गया हमारा करंट, क्योंकि है चार्ज पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी है, अच्छा हुआ कैंसिल नहीं किया था, समझो। इसलिए अपन को मालूम बीच में कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए, हमेशा आखिरी में जाकर कैलकुलेशन करना चाहिए। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हमेशा कर लेना चाहिए, जैसे मान लो 10⁻19 नीचे था उसको ऊपर ले गए, फिर 10⁻6 से डिवाइड करना था वो कर दिया, जो कैलकुलेशन में मेहनत नहीं लग रही वो करते चलो, क्योंकि जगह भी अपन को कम होती है, स्पेस भी कम होता है कैलकुलेशन करने के लिए। तो 5/3.1 इंटू 10⁻6 एम्पियर इज द करंट। इसको 5/3 तो कितना होता है, 5/3 कितना होता है, 5/3 होता है 1.66, तो ये बना गया करीब करीब 1.65 ही आएगा एम्पियर, या माइक्रो एम्पियर बोल दो इसको पूरे एक बार में। ठीक है, जो भी है, आंसर निकाल दिया हमने, बड़ी इजी ली, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन बस समझना था कि कैसे करना है। ठीक है, चल चल चल, अगले पे बढ़ते हैं। ठीक है, कर कर कर। सिल्वर बॉल ऑफ रेडियस 48 सेंटीमीटर सस्पेंडेड बाय थ्रेड इन वैक्यूम। ठीक है, ultraviolet light of wavelength 200 nanometer is incidented on the ball for some time। एक्चुअली ऐसे पढ़ना चाहिए ना, जब समझ में आएगा तुम्हें कि मैं इसको पढ़ रहा हूँ। ठीक है, कि मेरे सामने, हाँ, इतना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, चलो करते थे। सिल्वर बॉल ऑफ रेडियस 48 सेंटीमीटर, अल्ट्रावायलेट 200 नैनोमीटर मतलब कितना एनर्जी, अगर 400 मतलब 3.1 है तो 200 मतलब कितना एनर्जी, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। For some time during which a total energy of 10 into 10⁻⁻7 falls on the surface। ठीक है, for some time, कितना टाइम नहीं दिया है लेकिन एनर्जी दिया हुआ है कि टोटल एनर्जी कितनी गिरी, 10 इंटू 10⁻⁻7 यानी कि 10⁻6 जूल्स एनर्जी गिरी। अच्छा, टोटल एनर्जी पता है, एनर्जी हर फोटोन का पता है, तो इतने पूरे टाइम में टोटल कितने फोटॉन्स गिरे वो निकाले जा सकते हैं। मुझे सबसे पहले ये दिख रहा है यहाँ से, assuming that on the average one photon out of every 10,000 is able to eject a photoelectron, find the electric potential at the surface of the ball assuming zero potential at infinity। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, जब हम जीरो पोटेंशियल इमेजिन करते हैं तो सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है, अगर चार्ज इसका क्यू है तो सरफेस का पोटेंशियल कहलाता है के क्यू बाय आर, यानी कि क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यानी कि तुम्हें सिर्फ इसका चार्ज निकालना है। अब चार्ज कैसे निकालोगे, तुम ये निकाल लो कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ये पता है कितने फोटॉन्स गिरे, कितने फोटॉन्स गिरे, तुम्हें पता है टोटल एनर्जी इज 10⁻⁻6, इसको डिवाइड कर देते हैं एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन से। समझना, अगर टोटल कैपिटल एन नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरे हैं, सोचो कैपिटल एन नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरे हैं और हर फोटॉन की एनर्जी कितनी, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो टोटल एनर्जी तो इतनी गिरी है ना, लेकिन वो बोल रहा है टोटल एनर्जी 10⁻⁻6 जूल्स गिरी है, तो दिस शुड बी इक्वल। यहां से टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स अपन निकाल सकते हैं, वो हो जाएंगे 10⁻⁻6
6.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने गिरे। तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए 10⁻13 डिवाइडेड बाय 6.2 इंटू 1.6। ठीक है, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब टोटल नंबर ऑफ फोटॉन से तुम निकाल सकते हो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टोटल जितने भी फोटॉन्स गिरे डिवाइडेड बाय 10,000। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है उसमें कि assume one photon out of every 10,000 is able to eject। ठीक है, तो यानी कि 10,000 गिरेंगे तो एक निकलता है। तो रेशियो अपन के पास क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे, जितने फोटॉन्स गिरे डिवाइड बाय 10,000। यानी कि अब जो अपन के पास कैपिटल लेना है ना, उसको 10,000 से डिवाइड कर दो, यानी कि 10⁻4 से डिवाइड कर दो। तो तुम्हारे पास बनेगा 10⁻9 डिवाइडेड बाय 6.2 इंटू 1.6। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब इतने अगर इलेक्ट्रॉन्स निकले तो चार्ज कितना निकल गया भाई, चार्ज इतना निकल जाएगा जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले इनटू उसका चार्ज कितना था। कितना चार्ज हो जाएगा उसके ऊपर, इतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कितना, ये इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज दिस मच। नाउ 1.6 से 1.6 काटा, Q इज इक्वल टू 10⁻9 इन 10⁻−19 कितना होता है, 10⁻−10 डिवाइड बाय 6.2। तो इतना कूलम्स, क्योंकि अपन ने सब कुछ ऐसा यूनिट्स में डाला है, इतना कूलम चार्ज आ गया। अब अगर चार्ज तुम्हें पता है तो तुम निकाल सकते हो पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल कितना होगा सेंटर ऑफ द बॉल पे, पर हम तो सर सरफेस पे निकाल रहे हैं। अरे भाई, जब भी अपन के पास एक कंडक्टिंग चीज होती है ना, तो उसका सरफेस का और सेंटर का पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, तो Q डिवाइड बाय 4πε0r करना है। Q की वैल्यू डाली 10⁻10 डिवाइडेड बाय 6.2 डिवाइड बाय 4πε0। 4πε0 का डायरेक्ट पता होगा तुम्हें, 9 इंटू 10⁻9 बन जाता है वो न्यूमरेटर में जाके। डिवाइड बाय रेडियस, एंड रेडियस इज 48 सेंटीमीटर, सो 48 इंटू 10⁻²। बस, अब खत्म हो गया हमारे पास क्वेश्चन। ये आ गया v इज इक्वल टू 10⁻1 10⁻2 10 बचा ऊपर। तो ऊपर आ रहा है अपन के पास 90 डिवाइडेड बाय, नीचे आ रहा है हमारे पास 48 इंटू 6.2। तो इतना वोल्ट्स पोटेंशियल होगा। समझ में आ गया? क्या करा, क्या करा हम लोगों ने, कि हम लोगों ने निकाला कि कितने फोटॉन्स गिरे। कितने फोटॉन्स गिरे उससे हमने ये निकाल लिया कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले उससे हमने ये निकाल लिया कितना नेगेटिव चार्ज बाहर निकला। जितना नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया उतना ही उस पर हो गया पॉजिटिव चार्ज। और एक बार किसी स्फीयर पे अगर तुम्हें पॉजिटिव चार्ज पता हो, चार्ज पता हो, तो पोटेंशियल तो निकाल ही सकते हो ना, KQ/R से। तो बस KQ/R लगा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, अगला 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 अगला। ठीक है, in a photoelectric experiment, the collector plate is at 2 volt with respect to the emitter plate। ठीक है, कलेक्टर प्लेट 2 वोल्ट हायर पोटेंशियल पे। ठीक है, यानी कि कलेक्टर प्लेट ज्यादा पोटेंशियल पे है। VC माइनस वी पॉजिटिव है। VC माइनस वी पॉजिटिव है। VC माइनस वी पॉजिटिव मतलब ग्राफ देखो, ग्राफ देखो जो तुम्हें क्लास में बनवाया गया था। VC माइनस वी पॉजिटिव मतलब ये है कि अपन लोग ग्राफ में VC माइनस वी ही बनाते थे, यानी कि अपन पॉजिटिव साइड हैं, इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट है ग्राफ के, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो द कलेक्टर प्लेट इज एट 2 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एमिटर प्लेट। ठीक है, मेड ऑफ कॉपर हैविंग वर्क फंक्शन 445 है कि 4.5 है वो अपन डिसाइड करते हैं थोड़ी देर में। द एमिटर इज illuminated by a source of monochromatic light of wavelength 200 नैनोमीटर होगा वो। ठीक है, 200 नैनोमीटर होगा। तो अगर नैनोमीटर 200 नैनोमीटर दिया हुआ है तो तुम सीधा बोल सकते हो E की वैल्यू पता लग गई 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि वो पक्के से 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा होगा। तो phi is 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द कलेक्टर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला होता है E-5। माइनस करके देखो, 6.2 माइनस 4.5 मतलब 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अच्छा, यही है क्या आंसर? यही है क्या आंसर? नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी बताती है कि एमिटर से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकल सकता है। अच्छा, और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी से कितने से निकल सकता है? अगर मैं मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वाले की बात करूं तो वो 0 हो सकती है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो हमने निकाल ली 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एट द एमिटर प्लेट। लेकिन उसने क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन रीचिंग द कलेक्टर प्लेट। मतलब तुम्हें ये निकालना है कि कलेक्टर प्लेट पे जब ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे तो इनकी एनर्जी क्या होगी। अब मुझे बताओ, अगर कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पे है 2 वोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू एमिटर प्लेट, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो रहे हैं कि डी एक्सेलरेट हो रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स
एक्सेलरेट हो रहे हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो रहे हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चलो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ। अगर ये 2 वोल्ट है तो सीधी बात है कि 2 वोल्ट से तुमने एक्सेलरेट कर दिया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ये जो तेजी से भागा था ये यहां पहुंचेगा विथ काइनेटिक एनर्जी, वन नाम दे देते हैं, कितना होगा, 1.7 प्लस 2 इज गोइंग टू बी 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये वाला कितने से पहुंचेगा, ये 0 से स्टार्ट हुआ था और इसकी 2 बढ़ गई तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रीचेस द कलेक्टर प्लेट, और ये है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रीचेस द कलेक्टर प्लेट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा। अपन लोग आगे बढ़ जाते हैं अब, जैसे अपन हर बार आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, a small piece of cesium metal, phi इक्वल टू 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा, 1.9 होगा, क्योंकि सीजियम का तो एक्चुअली 1.9 होता ही है, इसलिए। इस केप्ट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, अच्छा थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन जा रहा है ये। ओके, चलो करते हैं। इस केप्ट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लार्ज मेटल प्लेट having a charge density of 10 to the power minus 9 coulomb per meter square on the surface facing the cesium plate. A monochromatic light of wavelength 400 nanometers is incident on the cesium piece. ठीक है, ठीक है। cesium प्लेट दिया हुआ है, कैप्टर डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लार्ज मेटल प्लेट हैविंग चार्ज इतना। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन कि तुम्हारे पास एक लार्ज मेटल प्लेट है। लार्ज मेटल प्लेट से तुम्हें कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ध्यान आ गया होगा, और इसका कुछ चार्ज डेंसिटी भी दिया हुआ है। अच्छा, अगर इसका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है तो इसका मतलब इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब होगा क्या, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट करेगा विथ सम काइनेटिक एनर्जी, लेट्स से के ई इनिशियल, देन उसकी यहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ और काइनेटिक एनर्जी होगी, लेट्स कॉल इट के ई फाइनल। अब मुझे ये पता है कि क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खुद से भागता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इसको एक्सेलरेट करा रहा है। तो मैं बोलूंगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस ई इंटू वी नॉट, वेयर वी नॉट इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है लेकिन तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू निकालना है तो तुम निकाल भी सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, डिस्टेंस भी पता है, तो इससे हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या डालना है, देखो उसने क्या पूछा है, मिनिमम पूछा है और मैक्सिमम पूछा है। मिनिमम के लिए 0 डाल देते हैं हम लोग, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया। मैक्सिमम के लिए के ई मैक्स इक्वल टू ई माइनस फाइव से निकाल लेते हैं। यहां पर वैल्यूज डालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, एक आध क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लें वो बेटर है। ठीक है, consider the situation of previous problem, find the fastest electron emitted parallel to the large metal plate, find the displacement of this electron uh, parallel to its initial velocity before it strikes the metal plate. Okay, तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में भागते हैं, तो ऐसा भी कोई इलेक्ट्रॉन होगा जो इधर भागा होगा। अब इसकी तुम्हें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, के ई मैक्स इक्वल टू ई माइनस फाइव। तो ये बोला है कंसिडर द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन एमिटेड पैरेलल टू लार्ज मेटल प्लेट, तो वो क्या होगा, के ई मैक्स इक्वल टू ई माइनस फाइव। ठीक है, अब इसके बारे में क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पैरेलल टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी बिफोर इट स्ट्राइक्स। तो होगा क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, क्यों, क्योंकि मेटल कैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो जाएगा ऐसा, मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा कुछ होगा, क्योंकि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा होगा। और हमें ये डिस्टेंस निकाल के बताना है, ये डिस्टेंस निकाल के बताना है। तो एल विल बी इक्वल टू इस डायरेक्शन में जो भी इसका स्पीड है v इंटू टाइम। अब टाइम कैसे निकालेंगे, तुम्हें पता है कि उसका इस डायरेक्शन में 0 स्पीड है, इस डायरेक्शन में 0 स्पीड है, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस भी पता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हें पता है तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, क्यू ई बाय एम से, यानी कि एक्सेलरेशन पता है। इन सारी चीजों से तुम्हारा निकला टाइम, टाइम को तुमने डाला यहां, स्पीड कहां से निकलेगी, स्पीड निकलेगी के ई मैक्स से, तो एल की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टाइम कम है इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें तरीका समझा रहा हूं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है,
अगर तुम्हें नहीं देखना है तुम बिल्कुल पहले को अटेम्प्ट करो, उसके बाद इस चीज को देखना, ठीक है। चलो, तो एक काम करते हैं, बस आज के लिए यहीं तक रखते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए, मैक्सिमम ट्राई करें मैंने सॉल्व हो जाए। 3 क्वेश्चन हमारे रह गए यहाँ पर 3 ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन मैंने डिलीट भी कर दिए थे क्योंकि उनमें डायग्राम्स थे और डायग्राम क्लियर नहीं थे मेरे पास जो फाइल थी। तुम लोग खुद से अटेम्प्ट कर लेना वो 3 क्वेश्चन। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और इसके अंदर से क्वेश्चन मत करना तुम लोग, तो एचसीवी से ट्राई करना, इसमें से मत करना क्योंकि इसमें तो मिसप्रिंट है थोड़े बहुत। ठीक है, तो एचसीवी से क्वेश्चंस को ट्राई करना और सॉल्यूशंस के लिए ये चेक कर लेना, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो जो भी मैंने बताया। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल पूरी तरीके से। मतलब जितने भी तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, सैचुरेशन करंट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, दोनों तरीके के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो ज्यादा कुछ वैसे भी रहता नहीं है, जनरली मैं आधी क्लास से ज्यादा देता नहीं हूँ इसके क्वेश्चन करवाने के लिए, बट अभी तो मैंने पूरी फिर भी क्लास यूज कर ली। तो आई होप तुम्हें पूरी तरीके से समझ में आ गई हो चीजें। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा कंटिन्यू हो गया है टॉपिक वो हम लोग करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। बाय बाय।